Hello students, welcome to CSC Paris Academy. Myself Apurva. Today's date is 3rd of July 2025. Let's start with our CNA. अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSC_Assam को फॉलो कर सकते हैं. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट टुडे विल बी डिस्कसिंग. जो है फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा ब्रिक्स मल्टी पोलर वर्ल्ड विजन. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू समथिंग और ब्रीफ यू समथिंग दैट आप न्यूज़पेपर एनालिसिस कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो सिंस अप्रैल मंथ विथ मी. तो पहले प्रीलिम्स के पहले हमने ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड किया था. अभी हम हाल ही में मेंस ओरिएंटेड हम स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि हम हर एक न्यूज़ से एक पॉसिबल क्वेश्चंस कैसे आ सकता है और उसमें क्या क्या डेटा पॉइंट्स होंगे वो हम देखते हैं. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो डू लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर विथ योर फेलो एस्पिरेंट. सो द फर्स्ट न्यूज़ इज़ ब्रिक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड विजन. तो आज से हमने थोड़ा सा CNA का जो मेथड है उसमें थोड़े से हमने चेंजेस लाए हैं. उसको और भी ज़्यादा मेंस पर्सपेक्टिव हम बनाए हैं. जैसे कि आप यहाँ पर एक न्यूज़ कटआउट देख सकते हो जो कि आज द हिंदू में आया है न्यूज़. ब्रिक्स विल हेल्प क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो हम देखेंगे कि मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है और इस न्यूज़ से पॉसिबल क्वेश्चंस को पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट कुड बी द क्वेश्चन और उसमें हम क्या लिख सकते हैं. हम इसी न्यूज़ आर्टिकल से निकालेंगे. तो 3 क्वेश्चंस हैव बीन क्रिएटेड. ब्रिक्स इज एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम बट नीड्स डीपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन टू स्टे रिलेवेंट, क्रिटिकली एग्जामिन. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो ब्रिक्स जो आइडिया है वो तो बहुत सालों से चल रहा है पर उसका टाइम अभी आया है कि अभी ब्रिक्स जो है इट कैन नाउ बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल. बट उसको इन्फ्लुएंशियल या फिर उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, उसका चलेगा ऐसा बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है ब्रिक्स का वो स्ट्रॉन्ग होना होगा. क्वेश्चन जो है, डिस्कस इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन. ठीक है. एंड द थर्ड वन, हाउ डज इंडियाज एंगेजमेंट विद द ग्लोबल साउथ अलाइन विथ इट्स लार्जर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि साउथ साउथ क्या है या फिर ग्लोबल साउथ क्या है. सो ग्लोबल साउथ मतलब कि जो हमारे वर्ल्ड है, ग्लोब है, उसके जो सदर्न पार्ट में जो कंट्रीज़ है इन द लाइक ब्राज़ील बोलिए, साउथ अफ्रीका बोलिए, दैट लाइज इन द ग्लोबल साउथ. तो उनके साथ इंडिया का एंगेजमेंट कैसे बेहतर हो सकता है, उसमें ब्रिक्स का क्या रोल हो सकता है. ऑलराइट, तो इन तीनों क्वेश्चन में आपको सिमिलर डेटा पॉइंट से लिखने होंगे. सो लेट्स सी कि ब्रिक्स जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. और तो उसके थोड़े से ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो पहले जो ब्रिक्स कंस्टिट्यूट हुआ था इट वाज ओरिजिनली BRIC. साउथ अफ्रीका वाज नॉट देयर एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड और कॉइन्ड इन 2001 बाय द इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील. इन्होंने ब्रिक टर्म कॉइन किया था और साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका हैड जॉइंड इन 2010. नाउ व्हाट वाज द रैशनल वाज कि ऑफ द ब्रिक्स की इट वाज टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज. तो जो ब्राज़ील से लेकर यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो हमने लिखा है, दे आर द वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज. ऑलराइट, वो डेवलप्ड नहीं है बट दे आर द इमर्जिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. तो उनके बीच एक कोऑपरेशन और ग्लोबल गवर्नेंस में, जैसे कि UN हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, UN बोलिए, IMF बोलिए या फिर वर्ल्ड बैंक बोलिए, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन एक फ्रेमवर्क बनाना था. ओके, सो जो रिसेंट न्यूज़ क्या है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अहेड ऑफ हिज 5 नेशन टूर इन द ब्रिक्स समिट इन ब्राज़ील reiterated India's commitment to using BRICS as a platform to strengthen the vision of a balanced multipolar world order. So we have to see कि ये multipolar world order क्या है. कुछ और भी टर्म्स है जैसे कि यूनिपोलर या फिर बाईपोलर. यूनिपोलर वर्ल्ड अगर हम बोलते हैं उसका मतलब है कि वर्ल्ड में कोई एक ऐसा कंट्री है दैट इज़ द सेंटर ऑफ पावर, तो वो ही पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, दैट इज़ यूनिपोलर. बाई मतलब 2, कि सिर्फ 2 ही ऐसे कंट्रीज है जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और वेदर इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, और वेदर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज.
सो बाई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि ना ही यूनिपोलर ना ही बाईपोलर, कि बहुत और भी कंट्रीज़ को पावर सेंटर्स बनाए जाएंगे। कि अगर हम आज यूएस को बोलते, यूएसए इज़ अ पावर सेंटर, ठीक है, या फिर यूके इज़ अ पावर सेंटर, रशिया इज़ पावर, बट these आर बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एक होगा। बट मल्टीपोलर अगर हम बोलते हैं यहाँ पर, तो इंडिया जो है या फिर ब्राज़ील जो है, साउथ अफ्रीका जो है, वो भी धीरे धीरे वर्ल्ड के पावर सेंटर्स बन सकते हैं। तो वैसे अगर ऑर्डर क्रिएट हो, दैट इज़ नोन एज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो वही चीज़ करने के लिए जो ब्रिक्स को एक एज अ इंस्टीट्यूशन यूज़ किया जा सकता है, एंड टू एनहेंस कोऑपरेशन विद इन द ग्लोबल साउथ। नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजिट, कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस जो उन्होंने जो रिसेंटली जो विजिट किया है। जैसे द फर्स्ट वन इज रीइंफोर्सिंग द ग्लोबल साउथ। जैसे कि आवर पीएम हैज़ विजिटेड घाना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, Argentina, Namibia. So these are some countries where our Prime Minister shall visit in upcoming times, and those will represent India's outreach. ज़्यादा जितने ज़्यादा साउथ, ग्लोबल साउथ में जाएंगे, विजिट्स करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, उसका सिम्बोलाइजेशन क्या होगा कि इंडिया जो है अपना जो आउटरीच है वो ग्लोबल साउथ में बना रहा है, वेदर इकोनॉमिकली या फिर strategically. Okay, it is also highlighting the role of India as a voice for developing nation, कि जो डेवलपिंग नेशंस है, तो आज के डेट में तो हम डेवलप नेशंस की देख रहे, टू हैव अ वॉइस, टू हैव अ प्रेशर ऑन द वर्ल्ड। बट इंडिया जो है उन सब कंट्रीज़ के साथ अगर वो नेगोशिएशंस में आए, तो वो जैसे कि क्लाइमेट जस्टिस हो या फिर इक्विटेबल वैक्सीन एक्सेस हो, क्लाइमेट जस्टिस का मतलब यहाँ पर है कार्बन एमिशन। जैसे कि वर्ल्ड में जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, दे हैव ऑलरेडी एमिटेड एनफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, पर अभी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी प्रेशर है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस। तो वो क्लाइमेट जस्टिस नहीं है। तो क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कार्बन एमिशंस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल अभी लगा दे, तो उनका इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगा। दैट इज़ अ क्लाइमेट जस्टिस। ऑल राइट, ऑल्सो इक्विटेबल वैक्सीन एक्सेस, एनर्जी ट्रांजिशन। तो हर एक वर्ल्ड कंट्री में, वर्ल्ड की वैक्सीन जो एक्सेसिबिलिटी है वो हर एक कंट्री में जाए, एफोर्डेबिलिटी को चैलेंज किया जाए। दैट इज़ द री इन्फोर्सिंग ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो एक पॉइंट है। देन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज़ ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू कि ये यूएस और चाइना, स्पेसिफिकली यूएस और चाइना को काउंटर करने के लिए, जो आज के डेट में यूएस तो पावर है और चाइना भी एक पावर सेंटर बन चुका है। आई वोंट से कि बनेगा, बट इट इज़ द पावर सेंटर, इकोनॉमी को बहुत हद तक ये कंट्रोल कर रहा है। तो उस डोमिनेशन को कम करने के लिए द कंट्रीज नाउ शैल टेक एन अप्रोच ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। देन टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विद ऑल दिस कंट्रीज विद द ग्लोबल साउथ, सॉफ्ट पावर एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी। तो व्हाट डू यू मीन बाय हियर सॉफ्ट पावर और डायस्पोरा डिप्लोमेसी? सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि अगर आप इकोनॉमी के माध्यम से या फिर बातचीत के माध्यम से अगर रिलेशंस बिल्डअप कर रहे हो किसी कंट्री के साथ, उसको कहा जाता है तो यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर। और एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी मतलब कि इन सब कंट्रीज़ में इंडियंस जो रह रहे हैं, तो वो है इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियंस अगर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया विल हैव अ रिलेशन विद दैट ग्लोबल साउथ कंट्रीज़। तो दैट इज़ योर डायस्पोरा डिप्लोमेसी। Okay, the visit of Prime Minister in Trinidad and Tobago, it also reaffirmed the civilizational and people-to-people ties कि इंडियन जो है वहाँ पर it is a very good size of diaspora staying there. So then and वो लास्ट में ये सब जब हम करेंगे, ultimately we will see there will be a geopolitical balancing, कि जो ब्रिक्स है वो G7 को, ब्रिक्स जो है वो G7 जो है डेवलप कंट्री के, द ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है उनको काउंटर वेट कर सकता है कि एक साइड में G7 जो डोमिनेट करता है और एक साइड में ब्रिक्स भी डोमिनेट कर सकता है। दैट इज़ द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ऑलराइट, और ब्रिक्स तो अभी भी क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ब्रिक्स प्लस का कंसेप्ट है कि और भी कंट्रीज़ अगर ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, विच विल इंक्लूड न्यू मेंबर्स, शोज़
एंड इवॉल्विंग मल्टीलेटरल आर्किटेक्चर। ठीक है, बट इन सब चीज़ों में कुछ चैलेंजेस भी है। तो ऊपर के क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पर आप चैलेंजेस भी वहाँ पर पूछे गए हैं, क्योंकि आपको अगर आप फिर से वो क्वेश्चन देखिए क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिकली एग्जामिन में आप जो मैंने सिग्निफिकेंस बोला है वो तो लिखोगे ही, उसके साथ साथ यू हैव टू राइट द इशूज़ ऑल्सो। ऑल राइट, सो व्हाट आर द चैलेंजेस, जैसे कि इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस, कि ब्रिक्स मेंबर के बीच भी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इंडिया, ब्रिक्स के मेंबर इंडिया और चाइना दोनों ही है, बट इन दोनों का भी क्या है, आपस में टेंशन चल रहा है। तो उन एग्जिस्टिंग टेंशन में क्या ये पॉसिबल होगा? रशिया जो है, रशिया भी यूक्रेन के साथ अभी ये लगा हुआ है, क्या इस टाइम में क्या ये आगे बढ़ना पॉसिबल होगा? तो वो है क्वेश्चन। देन लिमिटेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशन बोलिए, आसियान बोलो, ब्रिक्स जो है वो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स में लैक करता है। यू कैन राइट दिस एज ऑल्सो लैक ऑफ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। देन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्लक्स, जैसे अभी चाइना जो है, अभी यूएस के साथ भी उसका अभी एक फ्लक्स चल रहा है, ओके, विच विल अगेन कॉम्प्लिकेट द ब्रिक्स। जैसे कि यूएस ने बोला है कि अगर ब्रिक्स अगर अपना करेंसी निकाले तो वो जो ब्रिक्स हो या फिर जो हो, सब कंट्रीज़ के ऊपर वो हैवी टैरिफ्स लगा देंगे, विच विल बिकम अ ग्लोबल हर्डल इन इकोनॉमी। एंड लास्ट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ इफेक्टिवनेस, क्या सच्ची में ये अगर होने से क्या ग्लोबल जो पावर सेंटर्स है उनको काउंटरवेट किया जा सकता है कि नहीं जा सकता? दैट बिकम्स अनदर चैलेंज। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट पैलिएटिव केयर। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि पैलिएटिव केयर क्या है। तो ये भी है द हिंदू का एक आर्टिकल, दैट इज़ द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, वहाँ से हमने ये डिस्कशन लाए हैं। तो इसमें भी आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक GS2 और GS4 से। जैसे डिस्कस द चैलेंजेस, यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिला, इन इंटीग्रेटिव पैलिएटिव केयर इनटू इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम, सजेस्ट अ रोड मैप, सजेशन पूछा गया है, एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू पैलिएटिव केयर सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। तो ये सजेस्ट जो है ये होगा आपका वे फॉरवर्ड, ये वे फॉरवर्ड में जाएगा, और ये होगा आपका बॉडी पार्ट। GS4 एथिक्स में भी क्वेश्चन है, एम्पैथी एंड कंपैशन आर इंडिस्पेंसिबल वैल्यूज फॉर अ सिविल सर्वेंट, इलस्ट्रेट विद रेफरेंस टू एंड ऑफ लाइफ केयर इन इंडिया। So before that we have to see what is palliative care. Palliative care is an approach that improves the quality of life of patient and families facing life-threatening illnesses. कि जो families के members को, family members को या फिर किसी भी patient को अगर उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, मतलब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए, ठीक है, तो उनको जो केयर दिया जाता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर या फिर स्पिरिचुअल केयर, ओके, उन चीज़ों को कहा जाता है पैलिएटिव केयर। सो इट इज़ गिवन थ्रू द प्रिवेंशन एंड रिलीफ ऑफ सफरिंग बाय मीन्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड अदर प्रॉब्लम्स, दैट इज़ पैलिएटिव केयर। तो ये आज हम क्यों डिस्कस करें? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, ग्लोबली 40 मिलियन पीपल, उनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है। देयर इज़ ए नीड ऑफ पैलिएटिव केयर फॉर 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ऑल राइट, यहाँ पर ये 40 मिलियन में 78% तो लो मिड इनकम कंट्रीज़ में है। LMIC का फुल फॉर्म है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो इंडिया में अगर हम देखते हैं 7 से 10 मिलियन लोग, उनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, बट इन लोगों में सिर्फ 1 से 2% को ही उसका एक्सेस मिलता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलिएटिव केयर। तो यही पॉइंट्स को आप यूज़ करोगे इन द अबव आंसर राइटिंग। सिग्निफिकेंस इज पैलिएटिव केयर इट एंश्योर्स डिग्निटी, पेशेंट्स को, लोगों को सम्मान और अपने सफरिंग से रिलीफ, मे नॉट बी 100%, पर जितना हो सके उतना रिलीफ उनको देना टू द टर्मिनली इल पेशेंट, मतलब उनका जो इलनेस है वो क्योर नहीं होगा, एंड द अल्टीमेट डेस्टिनी इज देयर डेथ, कि उनको मरना ही है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन, की जो पैलिएटिव केयर अगर प्रोवाइड किया जा सकता है तो उन घर में, तो उनको अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, और वो हेल्थ सिस्टम को ओवरबर्डन नहीं करेगा। एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट फैमिलीज़ इमोशनली एंड फिनेंशियली, कि अगर बार बार किसी को हॉस्पिटल में लिया जा रहा है तो उसमें फिनेंशियली जो क्या बोलते हैं उसको,
जो प्रेशर है वो कम होगा और इमोशनली भी फैमिली मेम्बर्स कंपैरेटिवली ठीक रहेंगे। ऑलराइट, तो बट ये जो पैलिएटिव केयर है इसमें कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि इंडिया में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन बहुत पहले से नहीं हो रहा है, आज के डेट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो उसी के लिए यहाँ पर पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है। कि अगर हम सबसे बड़े अगर पॉलिसी को देखते हैं इंडिया में हेल्थ का, वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP। पर NHP में पैलिएटिव केयर को लेकर एज सच कोई भी प्रोविजंस या फिर पॉलिसी मेकिंग नहीं हुआ है। सो देयर इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ पैलिएटिव केयर इन द NHP, इट रिमेन्स वेरी पैची। नेक्स्ट इज़ कि ये पैलिएटिव केयर देने के लिए देयर मस्ट बी स्किल्ड प्रोफेशनल्स, कि हर कोई पैलिएटिव केयर नहीं दे सकता है। तो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ द पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट। पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट्स, उनके शॉर्टेजेस देखने को मिलता है सिस्टम में। ऑलराइट, और जो हमारे जो मेडिसिन जो हम पढ़ते हैं MBBS, उस MBBS करिकुलर में भी पैलिएटिव केयर को उसका जो ज़रूरत है, जो जगह उसको देना चाहिए, वो जगह उसको नहीं मिला। तो बहुत सारे MBBS कोर्सेज में भी पैलिएटिव केयर सिखाया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट इज़ ऑब्वियस द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, कि नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी डिफरेंट एंड पैलिएटिव केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। उसके साथ देयर इज़ द अर्बन एंड रूरल डिवाइड। तो अगर पैलिएटिव केयर अगर है तो वो अर्बन एरियाज़ में थोड़े बहुत देखे जा सकते हैं, पर रूरल एरियाज़ में पैलिएटिव केयर बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल है। सो देयर इज़ अगेन परसिस्ट अ कॉमन घिसा पिटा प्रॉब्लम, वही अर्बन रूरल डिवाइड। ठीक है, तो पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है कि आज शायद जो लोग आप पैलिएटिव केयर की ये एनालिसिस देख रहे हो, तो उस बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि पैलिएटिव केयर है क्या। ऑलराइट, एंड देयर इज़ द फंडिंग कंस्ट्रेंट्स बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट करेंटली क्या क्या उसमें है, तो बहुत ही कम अगर देख सकते हो, वही NHP के बारे में हमने बोला है, बट इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज टू बी वेरी पैलिएटिव केयर टू बी वेरी इम्पैक्टफुल, उसको होना ही चाहिए ऐसा तो नहीं है। येस, इट रिकॉग्नाइज्ड पैलिएटिव केयर इज एन एसेंशियल पार्ट, पर उसके लिए क्या करना होगा उसका कोई गाइडलाइन है ही नहीं। ICMR और एम्स के कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे कुछ रिसर्च और पायलट प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि पेन और पैलिएटिव केयर को लेकर। नर्सिंग एंड एलिड हेल्थ वर्कफोर्स, तो लार्ज पुल अवेलेबल बट अंडर यूटिलाइज ड्यू टू लैक ऑफ टारगेटेड ट्रेनिंग। तो हाँ, पैरामेडिक्स है, नर्सेस है, बट उनको कैसे दिलवाना चाहिए वो ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। पर अगर है तो आज के डेट में पैलिएटिव केयर वो NGO के द्वारा ना बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। कि अगर जैसे कि एकदम शॉर्ट एग्जांपल हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिमेंशिया पेशेंट है, सो दैट पर्सन इज़ अ टर्मिनली इल पेशेंट, तो उनको हमेशा कंटिन्यूस केयर की ज़रूरत है। तो वो चीज़ NGOs प्रोवाइड करते हैं इन रिटर्न ऑफ सम मनी। Anyways, so let's start with the next news, that is AI strategy for India. So this is again the हिंदू का एक आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल आता है। आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि आप लोग हिंदू के एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए आफ्टर द एनालिसिस ऑल्सो। मेरे एनालिसिस के बाद भी आप द हिंदू न्यूज़पेपर से या फिर असम ट्रिब्यून से आप न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स को ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, AI स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया। जैसे कि हम AI तो हम बहुत लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ AI, पर उसको लेकर इंडिया में क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ChatGPT इज़ द ओनली AI? क्या AI में गिबली इमेज बनाना ही AI के यूसेज है, या फिर इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी है, या फिर क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है? ये आर्टिकल टॉक्स अबाउट इट। तो इसमें दो क्वेश्चंस क्या है, डिस्कस द नीड फॉर अ डेमोक्रेटिकली एंकर्ड नेशनल AI स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर की वर्ड्स आप आइडेंटिफाई करो, देखिए नीड लिखना है आपकी AI स्ट्रेटेजी का। हाउ कैन इंडिया बैलेंस इनोवेशन विद इक्विटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय AI इन इंडिया, सजेस्ट मेजर फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट AI गवर्नेंस। मतलब AI का एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस की AI जो यूज़ हो रहे हैं तो उसके AI एम्प्लॉयमेंट वो कितना कार्यकारी होगा, और अगर AI को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा सस्टेनेबल है, तो उसको लेकर आप एनालिसिस देख सकते हो। एंड जस्ट लुक इन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द डेटा पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। करंट स्टेटस अगर हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि करंट स्टेटस जो है, इंडिया इज़ प्राइमरीली AI इनिशिएटिव इज़ द इंडिया AI मिशन, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITI जो हम शॉर्ट में बोलते हैं।
तो यहाँ पर गैप क्या आइडेंटिफाई हुआ है? गैप आइडेंटिफाई ये हुआ है कि मिशंस आर ऑपरेशनल आर्म्स, कि यहाँ पर एआई मिशन तो है पर काम कौन करेगा? इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। बट दे रिक्वायर क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कि वो काम करवाने के लिए इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन की आवश्यकता है, विच इज़ करेंटली लैकिंग इन इंडिया। पर ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर देखते दैट इज़ डेवलपिंग नाउअडेज, कि रैपिड एआई एडॉप्शन रेजेस स्ट्रेटेजिक कंसर्न रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, डेटा गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, प्राइवेसी रिलेटेड बहुत कुछ इशूज़ है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द की इशूज़। जैसे कि द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है एब्सेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एआई स्ट्रेटेजी, कि इंडिया में अभी भी जो इंडिया के जो नेशनल प्रायोरिटीज़ है रिलेटेड टू एआई या फिर गवर्नेंस वैल्यूज़ है, वेदर इट इज़ नेशनल प्रायोरिटीज़ या फिर गवर्नेंस वैल्यूज़ या फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या फिर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एआई, उसके अभाव है इंडिया में, वो डिफाइंड नहीं है अभी तक। ओके, अभी भी एआई को लेकर देयर इज़ अ ओपैक गवर्नेंस मॉडल, कि एआई का क्या किया जाए अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, देयर इज़ अ ओपैक। ओके, धुंधला है हर कुछ चीज़ें। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें जो फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज़ है वो ही इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया का खुद का इंडिजिनियस एआई अभी भी उसने जगह नहीं बनाया है। तो फॉरेन एआई टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ डीप सीक, वेदर इट इज़ चैट जीपीटी और एनी अदर एआई मॉडल जो कि हम इंडियंस यूज़ कर रहे हैं, वो फॉरेन रिलायंट है। तो फॉरेन रिलायंट अगर है तो उसमें ऑटोनॉमी रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे। तो फिर नेक्स्ट चीज़ कि एआई को डिफेंस में, इंटेलिजेंस में या फिर कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज़ में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसका भी अभाव है। ओके, नेक्स्ट देयर इज़ डेटा गवर्नेंस, कि डेटा जो है वो एआई का कोर फ्यूल है। एआई जो चलता है ना वो डेटा ड्रिवन होता है, वो डेटा एम्बेडेड होता है, तभी जाके एआई परफॉर्म करता है। पर इंडिया में डेटा को लेकर भी फ्रेमवर्क बहुत ही वीक है एंड इट कैन लीड टू कॉरपोरेट मोनोपोलीज, कि कुछ कंपनी अगर उसमें डेटा में अगर मोनोपोली बना ले तो कुछ कंपनी का ही वो एआई इंडिया में चलेगा एंड अल्टीमेटली इट विल इरोड द पब्लिक ट्रस्ट, कि अगर कोई एक कंपनी या दो कंपनी एआई या फिर डेटा को डील कर रहा है तो दैट विल इरोड द पब्लिक ट्रस्ट, बिकॉज पब्लिक प्राइवेट को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। एंड नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियसली एआई ड्रिवन ऑटोमेशन जो होगा वो लेबर मार्केट को बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो जैसे कि आईटी सर्विस में, आईटी कंपनीज़ में सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। पर उसका भी क्या करना है, क्या लोगों को एआई जो नए जो लेबर फोर्स होंगे उनको एआई से कैसे ट्रेन करना है वो देखना है। एंड लास्टली योर सोशल एंड इक्विटी बायस। तो एआई जैसे कि इन हेल्थ केयर या फिर पॉलिसिंग, वेलफेयर, दे ऑल पोजेस रिस्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी लॉस, कि अगर हेल्थ केयर में अगर कुछ इशू हो रहा है एआई को लेकर, पॉलिसिंग को लेकर, वेलफेयर में लेकर, तो उसमें अगर एआई कुछ गलती कर रहा है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन, कि क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अगर वो गलती कर रहा है तो वो उसके लिए आप किसी उस टेक्नोलॉजी को अकाउंटेबल नहीं बना सकते हो, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी वो इट इज़ अ लाइफलेस। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, उसको लेकर भी एक इशू है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट गिग वर्कर्स एंड लेबर डेटा। सो अगेन ये द हिंदू का और एक न्यूज़ है जहाँ पर गिग वर्कर्स और जो लेबर डेटा है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का, तो उसमें कुछ आपको डेटा मिलेंगे जहाँ पर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो नीति आयोग के 2022 रिपोर्ट के हिसाब से इंडियाज़ गिग वर्कफोर्स इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 23.5 मिलियन बाई 2930। आने वाले 2029-30 तक जो गिग वर्कफोर्स होगा वो 23.5 मिलियन तक जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन है ये गिग वर्कर्स, कौन है ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो कोड जो कि द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 है, उसने गिग वर्कर को डिफाइन किया है कि जो भी इंसान एम्प्लॉयड है पर वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में नहीं है, कि उसके एक एम्प्लॉयर है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उसको सैलरी मिल रहा है, वैसा कुछ रिलेशन नहीं है, वो फ्रीलांसिंग में काम करता है, दे आर नोन एज अ गिग वर्कर। या फिर अगर कोई इंसान अपने गुड्स को सेल करने के लिए या फिर अपने
सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए अगर वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मदद ले रहा है तो उसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म वर्कर, एंड ये भी गिग वर्कर में आएगा। सो इंडिया के अगर करेंट स्टेटस को हम अगर देखते हैं तो द फर्स्ट पॉइंट इज द PLFS, दैट इज द पीरियोडिक लेबर्स फोर्स सर्वे। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट इट डज नॉट हैव अ सेपरेट कैटेगरी फॉर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर। तो जो इंडिया के जो लेबर डेटा जो है, जो सर्वे होता है, उसमें गिग वर्कर के लिए अलग से कोई ऐसा कैटेगरी नहीं बनाया गया है, ना ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। बट ये जो है उनको सब्ज्यूम कर दिया गया है अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? उनको हम कंसिडर कर सकते हैं गिग वर्कर या फिर ओन अकाउंट वर्कर या फिर कैजुअल लेबर, उनको हम गिग में रख सकते हैं। गिग वर्क इज़ काउंटेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट्स यूनिक नेचर इज स्टैटिस्टिकली इनविजिबल। ठीक है, तो उनका जो उनको हम अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम उनको क्लासीफाई ज़रूर किए हैं, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको स्टैटिस्टिकली अभी भी विजिबल हम नहीं करवा पाए। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत है। प्रॉब्लम्स कंसिक्वेंसेस क्या है इन सब चीज़ों के लिए अगर नहीं कर पाए? जैसे कि जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है, ना ही उनको अच्छे से जो क्या है हेल्थ सर्विस हो या फिर इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, उनको कैसे दिलवाओगे आप? जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो उनको कैसे दिलवाओगे? तो इट वाज द इश्यूज, बट इट इज़ गुड दैट गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड फॉर द गिग वर्कर्स। जब रिकॉग्निशन के बाद, जैसे कि ई श्रम पोर्टल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, प्लीज़ इसको आप पढ़ लीजिएगा। ई श्रम पोर्टल क्या है? इट इज़ अ पोर्टल टू गेट द लेबर वर्कफोर्स टू बी रजिस्टर्ड। तो जो लोग ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर कराएंगे इंक्लूडिंग द गिग वर्कर्स, तो वो उस डेटाबेस से उनको वेलफेयर स्कीम्स में एनरोल करवाया जा सकता है, जैसे कि आयुष्मान भारत हो या फिर पेंशन स्कीम्स हो। ठीक है, और इन रिसेंट 2025 बजट ये गिग वर्कर्स के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा सा पैकेज अनाउंस किया था। Now the last news for today, which is not that important for mains, which is trivial for mains but maybe for important for prelims, जो कि दलाई लामा ही affirms his institution will continue। तो ये क्या था? उन्होंने कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि उनका जो इंस्टीट्यूशन है शायद वो कंटिन्यू नहीं होगा, पर ये अभी कंटिन्यू होगा। तो पहले जो देख लेते हैं कि क्या है इसका न्यूज़, कि जो 14 दलाई लामा है, यहाँ पर आप उनके पिक्चर देख सकते हो, उन्होंने अपने रिसेंट 90th बर्थडे में ये कहा है कि जो दलाई लामा जो इंस्टीट्यूशन है, देखिए इनका नाम दलाई लामा नहीं है, दलाई लामा इज़ द पोस्ट। तो हु इज़ द दलाई लामा? दलाई लामा इज़ द फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर इन तिबेतन बुद्धिज़्म। तिब्बत में जो बुद्धिज़्म फॉलो होता है उसमें दलाई लामा को सबसे ऊपर के स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। ठीक है, और उनका ट्रेडिशन क्या है? इफ़ ही इज़ द 14th दलाई लामा, दैट मीन ही हैज़ बीन री इनकारनेटेड। तो वो बिलीव करते हैं इन द री इनकारनेशन या फिर द तुलकू सिस्टम, मतलब रीबर्थ। फाइन, नाउ ही हैज़ रिसेंटली सेड कि उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यू करेगा, और उनका जब उनके डेथ के बाद जो रीइंकारनेशन होगा वो कौन होंगे उसको फाइंड आउट करेगा द गादेन फोद्रांग ट्रस्ट। याद रखिए कि गादेन फोद्रांग ट्रस्ट जो है, दे विल हैव द सोल अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज हिज रीइंकारनेशन, कि इनके डेथ के बाद जो उनका पूर्ण जन्म होगा तो वो कौन होंगे उनको रिकॉग्नाइज करने का काम इस ट्रस्ट को दिया गया है, गादेन फोद्रांग ट्रस्ट। Alright, so we will see little bit about the Gathering Phodrang Trust. कि it is a non-profit charitable trust founded by the office of His Holiness Dalai Lama in 2015. Gaden Phodrang historically refers to the Tibetan government founded by the 5th Dalai Lama in the 17th century. ठीक है, सो इस ट्रस्ट का नाम याद रखिए, और ये तुलकू सिस्टम जो है उसको याद रखिए, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। Okay students, so there's an announcement कि you know hopefully that CSCPIS Academy has also started its crash course for APSC from 16th of June. Still admissions are going on, तो आप अपनी मेंस प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप CSCPIS Academy को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव लाइक्ड माई एनालिसिस तो प्लीज़ डोंट forget to click the like button and do subscribe to our channel. So thank you so much from my side. Till then, take care. See you.